पिछले गली से आने वाले साय ने अपने कदमों की रफ्तार को तेज कर दी थी। आज उसे आने में काफी देर हो चुकी थी। रात का आखिरी पहर ढलने लगा था। तेज कदम बढ़ाते हुए वह हवेली के पिछले दरवाजे के सामने रुका, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, और फिर अंदरूनी कमरे से एक हाथ बढ़ाते हुए उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी खोल चुका था। अगले ही पल वह गायब हो गया। यह सब कुछ इतना राजदारी से हुआ था, किसी को कानों कान खबर ना हो रही थी। उसने अपने दिल की धड़कनों को भी धड़कते हुए चुप करवा दिया। वह नहीं चाहता था कि यहाँ आने की खबर दरवाजे या दीवारों को भी हो। उसके अचानक आने पर सालों पुरानी नैन नक्श ने सहम कर उसे देखा। वो यहाँ आने वाला नया नहीं था। वो यहाँ के एक एक कोने को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। उसकी कदमों की आहट को वह बखूबी पहचानते थे। दरवाजे से गुजरते हुए वो बेधड़क ही अंदर दाखिल हुआ और फिर जीने पर चढ़ गया। दीवारों पर खामोशी सांप की तरह रेंग रही थी और वह जरा बराबर डरा नहीं था। बस वहां आंगन से गुजरते हुए भी बिल्कुल उसी के कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया था। जेब से वह जरूरी सामान निकालते उस लॉक को खोलने के लिए उसने घुमाया और बिल्कुल हल्की सी आवाज से दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। उसने किसी और रास्ते से आना ही नहीं सीखा था। बेधड़क होकर वह उसके कमरे में आता और अंदर आते ही उसकी भारी सांसों की गूंज कमरे में फैल जाती थी। हल्के नीले रंग के पर्दे खिड़कियों पर लटक रहे थे। मध्यम सी रोशनी में उसका चमकता हुआ जिस्म बिस्तर पर गहरी नींद में लिपटा हुआ था। बेफिक्र होते उसने अपने चेहरे को मास्क में छुपाया हुआ था और फिर सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया, जैसे उसकी रग रग में तसल्ली फैल गई हो, जैसे पैरों के चलने के बाद किसी राही को मंजिल मिल चुकी हो। मंजिल पर बड़ी तसल्ली से वह सांस लेने के लिए रुक जाए। कमरे में ऐसी चुप्पी फैली हुई थी जबकि सामने पड़े हुए जिस्म ने खुद को चादर से ढक रखा था। वह हर बार आता और बिल्कुल इसी तरह उसे दूर से ही देखकर चला जाता, बस अपनी हल्की सी एहसास उस कमरे में छोड़कर चला जाता। वह नींद से जागती तो उसके आसपास फैला हुआ एहसास उसे याद दिलाता उस कमरे में वह अकेली नहीं थी। बेड पर पड़े हुए जिस्म ने करवट बदली और चूड़ियों की खनक से पूरा कमरा गूंज उठा। आज कुछ अजीब था। आज शायद उसने अपने खूबसूरत हाथों को चूड़ियों से सजा रखा था। उसके दिल में एक इच्छा जागी थी, वह आगे बढ़कर उन चूड़ियों वाली हाथों को अपने हाथों में लेकर महसूस करे, वह उसकी खूबसूरती के पास जाकर सराहे। वह उठाते हुए कदम बढ़ाकर बेड के पास चला गया और फिर एक कोने में टेक लगाकर उसका चेहरा देखने लगा। वह कितनी खूबसूरत थी। उसकी लंबी पलकें आंखों को ढक रखी थी। गुलाबी होंठ एक दूसरे में चिपके हुए थे, जबकि बिखरे हुए बालों ने पूरे तकियों को अपने लपेट में ले रखा था, जैसे ये सब कुछ इतना खूबसूरत है। वह किसी परी की तरह लग रही थी। उसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। वह काफी देर उसका चेहरा निहारता रहा, फिर झुकते हुए एक हल्की सी शरारत कर डाली थी, जबकि सामने पड़े हुए जिस्म पर उसने शरारत थोड़ा सा प्यार बिखेर दिया था। वह दोबारा करवट बदली, जैसे वह नींद में भी हल्की सी बेचैनी का शिकार हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस तरह खूबसूरत हो सकती हो। खूबसूरत तरीन चेहरे को बड़ी फुर्सत से देख रहा था। सांसों की तपिश जब सामने वाले को अपनी गर्दन पर फैलती हुई महसूस हुई तो उसने पट से आंखों को खोल दिया और आज उसका ये भयानक सपना हकीकत का रूप धारण करके उसके सामने मौजूद था। वह धड़कते हुए दिल से कितनी देर तक उसे देखती रही। नींद की खुमारी आंखों से उतरती ही नहीं थी। फिर वह पलक झपकते ही उछलकर उससे दूर हो गई। सामने मौजूद आदमी के तसल्ली में जरा बराबर फर्क नहीं आया। तुम कौन हो? उसका शब्द लड़खड़ा गया। मेरे कमरे में कैसे आए हो तुम रोज आते हो यहाँ? उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और कांपते हुए दिल को काबू तो ले लेने दो। बस मुझे देखा और तुमने सवाल की बारिश कर दी। उसने यूं ही टिककर फुर्सत से उसके सामने लेटे हुए कहा था, जबकि वह उछलते हुए बेड से उस तरफ उतर गई। निकलो यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम जानते नहीं हो कि तुम इस हवेली में जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। बेड के दूसरे किनारे से उतरते हुए उसे धमकी देते हुए कहर भरी आंखों से देख रही थी, जबकि बड़ी तसल्ली से उठा और कदम कदम चलता हुआ उसके पास आ गया। वह कदम पीछे हटाते हुए दीवार के साथ सिमट गई। मेरे पास मत आना वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसके बिल्कुल पास जाकर इतना करीब कि वह उसके सांसों को अपने सांसों में घुलता हुआ महसूस कर रहा था। एक दूसरे के चेहरे को बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह दीवार के साथ चिपक कर खड़ी थी, अपने दिल को कांपने से रोक रही थी। उसने खुद को मजबूत किया,
आखिर वह बृजमोहन की बेटी थी, लेकिन दिल बेताब से बेताब होता जा रहा था। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हवेली वालों को जगा दो, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी बेटी के कमरे में रात गए एक अजनबी बरामद हुआ है। आखिर इस हवेली से मेरे पुराने हिसाब चुकता भी तो करने हैं ना। जाने वह किसकी बात कर रहा था, वह समझ नहीं पाई। उसकी आंखों में डर था। जब उस आदमी ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रखा और झुकते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। वह कौन था, कहाँ से आया था और उससे क्या चाहता था? आज से पहले वह उस अजनबी से बिल्कुल भी नहीं मिली थी और उसकी बढ़ती हुई मोहब्बतों पर उसका दिल हिल उठा था। उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया था और फिर झुकते हुए फर्श पर बैठ गई। हे भगवान, यहाँ से चले जाओ। भगवान के लिए, तुम्हें भगवान की कसम है, मुझे बदनाम मत करो। मैं तुम्हें नहीं जानती। किस अधिकार की बात कर रहे हो? किसकी पत्नी हो, किसकी बेटी हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। प्लीज, मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस इस सदमे में रो रही थी। उसने झुकते हुए उसको कंधों से थामकर बेड पर बिठा दिया। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसका मैं पूरा पूरा तुम पर अधिकार रखता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये कोई सहमति थी या कोई फिर तूफान जो उसके दिल पर बिजली बनकर गिर गई? वह बृजमोहन चौहान की बेटी थी, राजकुमारी थी। उसे पसंद करने का किसी को भी अधिकार नहीं था। वह जानती थी कि उसके पसंद करने वाले आदमी को उसके पिता जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जो यहाँ से निकल जाओ, मेरी जिंदगी से भी दूर हो जाओ। उसने हाथ जोड़ लिए। सामने वाले ने उसके हाथों को थाम लिया। वह ठहरे हुए शब्दों का मालिक आदमी न जाने कितने दिनों से उसकी सोच पर अपना असर छोड़ रहा था, जिसकी मोहब्बत को वह रोज महसूस करती, जिसकी सांसों से उसे अपनी गर्दन पर पड़ती हुई महसूस होती थी, जिनकी मौजूदगी के निशान उसे अपने कमरे में दिखाई देते थे, आज उसके सामने हकीकत का रूप धारण कर उसे पाने की इच्छा कर रहा था। उसके बालों से खेलते हुए उसे पूरा बेबस कर चुका था। वह 20 साल की खूबसूरत अपने जज्बात को काबू न करते हुए उसके एहसास में डूबती जा रही थी। उसने रोते हुए उसे खुद से दूर रखना चाहा था। लाख विनती करने के बाद भी धमकियां दी, उसे डराना चाहा, लेकिन वह शायद इतनी बहादुरी से आया था कि उसे अपनी मौत का भी कोई डर नहीं था। वह रात रंगीनियों में डूबी हुई थी। उस आदमी ने उसे सहारा दिया, उसके होठों पर किस करते हुए उसके गर्दन पर आया और फिर हर हद पार करते हुए उसकी धड़कनों पर काबू कर गया। उसने नरमी से उसके बालों को संवारा था। वह पहली बार महसूस कर रही थी किसी आदमी की मोहब्बत को खूबसूरती के साथ। उसके एक एक प्यार को अपने दिल पर उतरते हुए वह उसकी तारीफ करता जा रहा था। वह भी बिखरती जा रही थी। दोनों की सांसों ने बिखर कर कमरे की हवाओं को बिल्कुल बदल दिया था। उसकी मोहब्बत और धीरे धीरे उसका बोलना जानलेवा होने के साथ साथ बाअसर थे, जिसने उस मोहब्बत जज्बात रखने वाली लड़की को झंझोड़ दिया था। उस रात नरमी से खुद में समेटने के बाद वह देर तक उसे अपने सीने से लिपटाकर उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। वह रोती रही इतनी देर तक जितनी देर तक उसके दिल का गुस्सा न उतरा। अब अपने ज़मीर के बोझ के साथ कहीं नहीं जा सकती थी। उसके साथ जो कुछ हो चुका था वह बर्दाश्त के लायक नहीं था। उसे विश्वास था जिस दिन हकीकत खुलेगी उस दिन वह जिंदा गाड़ दी जाएगी। भगवान के लिए अब मेरी जिंदगी में, मेरे सपनों में, मेरे ख्यालों में इस कमरे में कभी ना आना। तुम्हें भगवान की कसम है। वह झुकते हुए उसके पैरों से लिपट गई। उसने पहली बार उस पर तरस दिखाते हुए खुद को उससे दूर कर दिया। मैं तुम्हें ये कसम तो नहीं दे सकता कि मैं दोबारा तुम्हारे एहसास और मोहब्बत और तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें इतनी कसम जरूर दूंगा कि अब अगर आऊंगा तो सरेआम आऊंगा। आज से तुम्हें पाने के बाद छुप छुप कर मिलने का तमाशा खत्म हुआ। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। आखिर तुम कौन हो? उसने एक बार फिर सवाल दोहराया। वह झुकते हुए उसके कान के पास हल्की आवाज में बोला था, तरुण। इस नाम के आदमी से वो पहली बार मिली थी। वह तो किसी तरुण को नहीं जानती थी। उसने सवालिया आंखों से उसकी तरफ देखा। तब तक वो मुस्कुराते हुए खिड़की फलांग गया। वह दौड़ते हुए खिड़की तक गई, लेकिन उसका नामो निशान भी वहां मौजूद नहीं थे। वह जैसे हवा के झोंके की तरह उसके पास आया था, उसे खुद में समेटा और फिर इतना दूर चला गया वह उसकी पीठ को भी नहीं देख सकी थी। दरवाजे के पास किसी गार्ड ने उसे देख लिया था। एक हल्का सा शोर उठा और फिर लुप्त हो गया था। वह धड़कते हुए दिल के साथ खिड़की बंद किए जमीन पर बैठी रही। न जाने क्यों उसे विश्वास हो चुका था कि आज इस बदनाम जिंदगी की शुरुआत से उसका पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन सुबह होते ही ये समस्या दबा दी गई। कुछ नौकरों के क्वार्टर में मोहिनी पर बात चला गया था, लेकिन इस बात को चुपके से सबने दबा लिया था।
क्योंकि अगर कोई होता तो जरूर कैमरे की नज़र में आ जाता। वह ऐसा सातिर आदमी था जो कैमरे की आंखों से भी बच निकला था। 2 दिन तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई, बुखार में पड़ी रही। ये बृजमोहन चौहान की सबसे बड़ी बेटी थी। उसे छोटे 2 भाई थे। घर में सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। वह इस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जिंदगी अच्छे तरीके से जी रही थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा डरती थी। बृजमोहन चौहान बहुत ही गुस्से वाले आदमी थे। वह उनकी पाबंदियों में जकड़ी हुई थी। खास तौर पर लड़कियों के लिए वह जरा सी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते थे। उसे भी अपने पिता की इज्जत बहुत प्यारी थी, जो 1 साल से उसे इलाके में अपनी धाक जमाए हुए थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। यहाँ के लोग अपना हर फैसला उनके नाम कर देते। अब जो कुछ उसके साथ हो चुका था, उसे सिर्फ इस बात का गुमान था कि अगर जिंदगी में ये बात खुल गई तो उसके पिता खड़े खड़े ही उसे गोली मार देंगे। आखिरी मौका दिए बिना जरूर वह सच भी नहीं जानना चाहेंगे। उस शाम वह रजाई में लिपटी हुई बेड पर पड़ी थी जब वसुंधरा देवी ने कमरे के दरवाजे पर आहट दी, फिर अंदर चली आई। उसके पास बेड पर बैठते हुए उसके सिर के बालों को सहलाने लगी। उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। रहने दो मम्मी प्लीज। उसने नरमी से उनका हाथ हटा दिया। क्या हुआ मेरी जान, तुम 2 दिनों से किस तरह मुरझा सी गई हो? मुझे बताओ, क्या कोई परेशानी है? उनका शब्द नरम था। या फिर मैं नीरव से कहती हूँ कि तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले जाए, वहाँ तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मी, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप परेशान ना हो। उसने उन्हें तसल्ली दिलवाई थी। ये कह तो दिया था। सच तो ये था कि वह उस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, और शायद उसे इसके लिए माँ बाप का सामना करना भी काफी मुश्किल हो गया था। तुम्हारे पिता तुम्हारे कमरे में नहीं आए, वो परेशान हैं। इतने सालों के बाद हवेली में एक परेशानी ने सिर उठाया था। जब यह अंदेशा उनके दिल से खत्म हो जाएगा तब वो खुद अपनी बेटी की देखभाल के लिए आएंगे। उसने आंखों को मूंद लिया। वह कुछ देर सोना चाहती थी। वसुंधरा ने झुककर उसके माथे पर किस किया और फिर वहां से चली गई और अपनी रुई सी आंखों को खोलकर दीवारों को घूरने लगी। 3 दिनों से उसका यही हाल था। उसने हर एक से बातचीत छोड़ दी थी। कॉलेज से भी उसने छुट्टी ले रखी थी। वह सिर्फ रेस्ट करना चाहती थी। उस किस्से को सर से झटकना चाहती थी, लेकिन शायद वे नहीं जानती थी ये तूफान उसके सर से उतारना इतना आसान नहीं था। ये नहीं जाने वाली थी। जाने वाले ने अपनी ऐसी पहचान छोड़ी थी और ऐसा एहसास छोड़ा था, उसके बदन के रेशों रेशों पर अपनी निशान छोड़ गया था, जो इतनी आसानी से नहीं मिट पाएगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब उसके कमरे में कोई आया था। करीब पिछले 15 दिनों से न जाने क्यों उसे एहसास होता जैसे रात कोई उसके कमरे में मौजूद होता है। चाहने के बावजूद वह गहरी नींद में आंखें नहीं खोल पाती और कुछ दिन तो उसने अपना वहम और सपना समझकर झटक दिया। लेकिन जब समस्या हद से ज्यादा बढ़ी तो उसे फिक्र होने लगी। उसके कमरे की हल्की फुल्की चीजों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। उसकी डायरी पर लिखे हुए कुछ शब्द, उसके कानों में गूंजती हुई बातें। ये कोई सपना या वहम नहीं हो सकता था। आने वाले को उसने उस रात आखिरकार पकड़ ही लिया था। उस रात वे देर तक जागती रही। वे जानना चाहती थी कि आखिर कौन है जो इतने बेधड़क तरीके से उसके कमरे में आता है। सोने से पहले वह हर खिड़की, हर पर्दे को अच्छी तरह से बंद कर लिया करती थी, लेकिन उसके बावजूद सुबह कोई न कोई निशान मौजूद होता। वे अब डर में रहने लगी थी। घर में अगर इस बात के बारे में किसी को बताती तो ये जरूर बात का बतंगड़ बना दिया जाता। इसलिए वह अभी खुद इस मामले पर गौर करना चाहती थी। उस रात वह देर तक इंतजार करते करते गहरी नींद में उतर गई। जब वो उसके कमरे में आया और आखिरकार उसे पकड़ने के साथ साथ वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जिसका अब कोई भी उपाय मुमकिन नहीं था। उसके पिता के दिल में एक बार शक ने जगह ले चुकी थी। वह हर एक को शक की निगाहों से देखता रहता था, तब तक जब तक कि उनके सामने बात क्लियर नहीं हो जाती। उसे इस बात का विश्वास था कि अपने पिता के शक की जिद में वह भी जरूर आएगी। उससे भी जरूर पूछताछ होगी। आखिर हवेली की समस्या थी, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। अगर यूं ही सर्दी का बहाना करते हुए अपने कमरे में कैद रहती तो जरूर उसके पिता को उस पर शक हो जाता। इसलिए वह रात में डिनर पर कमरे से बाहर आई। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए भी वो तैयार थी। उस दिन घर से निकलते हुए अजीब सा डर उसके दिमाग पर सवार हो रहा था। पहले जहां वो बहादुर निडर होकर अपनी समस्याओं पर बातचीत करती थी, वहीं अब उस डर में रहने लगी थी। उसे यूं मालूम होता था जैसे वह किसी की नज़रों की पकड़ में महसूस हो रही हो।
उसे यूं लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई है जो उस पर पूरी नजर रखता हो। आखिर कौन? और जवाब तरुण पर आकर रुक जाता। वह सोच सोच कर अब पागल हो चुकी थी, लेकिन उसे तरुण नाम के आदमी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह शानदार पर्सनैलिटी का मालिक भी था, पूरा मर्द था जो किसी के दिल पर भी राज कर सकता था। वह उसके होश हवास पर सवार था। उस दिन कॉलेज से आई तो फ्रेश होने के बाद बाहर चली आई। खाना खाते हुए उसने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए एक पुरानी बात को छेड़ दिया। वह उनके असर को जानना चाहती थी। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? उसका सब थोड़ा गंभीर था। वसुंधरा देवी ने सिर उठाकर उसके मासूम चेहरे को देखा। 100 बातें पूछो मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने बेहद नरम शब्दों में कहा। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि पापा को अपने दोस्त के बारे में भी छानबीन करनी चाहिए? वो कहाँ है उनका बेटा, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ वो रिश्ता? उसने बात को बड़े ही तरीके से अधूरा छोड़ दिया जब उसकी माँ के चेहरे की रंगत पीली पड़ गई थी। तुम्हारे पिता खुद उन बातों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते आए हैं। आज तुम्हें कैसे बैठे बैठे अपने अंकल का ख्याल आया? उनके घर में भावना आंटी की बातें कम ही होती थी, और अगर होती भी थी तो उसके पिता के ना रहते हुए, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों में से कोई भी भावना आंटी की बातें नहीं सुन सकते थे। उन्होंने जो कुछ हवेली के साथ किया था और हवेली को जो ना मिटने वाला दाग दिया था, वे कभी नहीं भूल सकते थे। बृजमोहन चौहान को तो इस बात का विश्वास था कि उनके दोस्त की जवान मौत के पीछे भी भावना का ही हाथ होगा, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी उस नाम से सिर्फ नफरत करना ही सिखाया। रही बात उनके बेटे की, तो बृजमान चौहान कभी भी उसे भूल नहीं सकते थे। उन्हें विश्वास था वह उसे ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। आखिर उनकी बेटी का उसके साथ गहरा रिश्ता था। बस वैसे ही मुझे उनका ख्याल आ गया, उनके बारे में पूछना चाहिए। नहीं नहीं, वसुंधरा देवी ने एक शब्दों में जवाब देते हुए खुद को बिजी कर लिया। क्या आप जानती हैं उनके बेटे का नाम क्या था? क्यों, तुम नहीं जानती क्या? उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया। मम्मी, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उसके बाद इस घर में उनकी कभी बात ही नहीं हुई। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? वसुंधरा देवी उसके करीब से उठकर खड़ी हुई। उन्होंने चेहरे पर गुस्सा सवार कर लिया। झुंझलाते हुए उसे आखिरी बार समझाया, आज के बाद कभी भावना या तेज सिंह की कोई बात इस घर में नहीं होनी चाहिए, और जो भी करेगा फिर मेरे गुस्से से नहीं बच पाएगा। तुम्हारे पिता खुद सब कुछ देख लेंगे। तुम्हें उन लोगों के लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही उन पुराने रिश्तों को कुरेदने की। अगर तुम्हारे पिता को तरुण मिल भी गया तो तुम्हारा बचपन का रिश्ता ख़त्म करवाएंगे और तुम्हें डिवोर्स दिलवा देंगे। वे कभी भी अपनी बेटी को उनके हाथों में नहीं सौंपना चाहते। जिन हाथों की परवरिश भावना ने की हो, भावना को कभी इस लायक नहीं समझते। तुम न जाने ये बात लेकर क्यों बैठ गई हो। उसकी माँ को न जाने किस बात पर गुस्सा आया था। वह चुप हो गई थी। अगर उस लड़के का नाम तरुण था तो ये प्रणव कौन था? वह सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। उस किस्से के बाद दोबारा उसके घर नहीं आया। ये एहसास भी सुकून देने के लिए काफ़ी था, वरना उसने सोच लिया था वह किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। कई रातों तक वह डर से जागती रही, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया अब दोबारा वह नहीं आएगा। तो वह खुद को उस डर से बाहर निकालने की कोशिश में लग गई। लेकिन शायद ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। उस दिन कॉलेज की छुट्टी थी। वह देर तक सोई रही। तबीयत कुछ भारी होने की वजह से वह कमरे में ही रही। लंच पर नौकरानी उसे बुलाने के लिए आई। वह चकराते हुए सिर को थामे हुए बाहर आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वसुंधरा देवी के साथ साथ उसके पिता ने भी नोट किया था। उन्हें लगा शायद वह पढ़ाई का स्ट्रेस ज्यादा ले रही है। जब अचानक उसे जोरदार चक्कर आया, वह लड़खड़ा गई। वसुंधरा देवी ने उसे थाम लिया। तुम ठीक हो गुड़िया? बृजमान चौहान जल्दी से उसकी तरफ बढ़े थे। वसुंधरा ने सहारा देकर उसे अपने कमरे तक पहुंचा दिया। बृजमान चौहान से कह दिया गया था कि वह फैमिली डॉक्टर को घर पर ही बुला लें। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर घर पर आ गई। उन्होंने उसकी बड़ी बारीकी से जांच की। वसुंधरा देवी उसके पास ही बैठी हुई थी, फिक्र में दिखाई दे रही थी, जबकि वह आंखें मूंदे अपने दर्द में डूबे हुए शरीर को संभाल रही थी। डॉक्टर ने फिक्रमंदी से पलटकर दरवाजे में खड़े हुए बृजमान चौहान को देखा था। सब ठीक है ना डॉक्टर साहिबा? हॉस्पिटल लेकर चलें? उनके चेहरे पर फिक्र थी। बड़े साहब, सब ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं बात कर लेती हूँ वसुंधरा मैडम से। ये डॉक्टर उनके घरेलू डॉक्टर थी। कई सालों से उनके घर में आती जाती थी और उनकी वसुंधरा देवी से काफ़ी अच्छी बातचीत भी थी। उनके कहने पर वे चुपचाप बाहर चले गए थे। डॉक्टर ने वसुंधरा देवी के कान में जो बात कहा था वह किसी आफत से कम नहीं था।
वह अपनी जगह सुन्न होकर बैठी रह गई। उन्होंने नजरें उठाकर डॉक्टर के चेहरे पर देखा, फिर उन्हें दूर धकेल दिया। ये क्या बकवास कर रही हो? वसुंधरा देवी की आवाज़ इतनी धीमी थी कि डर में डूबी हुई थी। वह दीवार भी सहम गई। उसने पट से आंखें खोल दी। माफ़ी चाहती हूँ वसुंधरा देवी, लेकिन यही हकीकत है, ये पेट से है। इनको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। वसुंधरा देवी ने मुंह पर हाथ रख लिया। अभी तो तुमने कह दिया, लेकिन आज के बाद अपनी जुबान से ये शब्द मत निकालना। जिस तरह चुप से आई थी, इसी तरह चुप से चली जाओ। उनके चेहरे की रंगत पर वह चुप से सिर झुकाए अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। तब वह उसके जिस्म के तरफ बढ़ी थी और उसे हैरानी से बाजुओं से पकड़कर बैठा दिया। ये डॉक्टर स्मृति ने क्या कहा है? उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई और शब्द बिल्कुल डर में था। मैं कुछ नहीं जानती मम्मी। वह रो रही थी। उसी वक्त दोबारा विराजमान चौहान अंदर दाखिल हुए थे। सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया। उन्होंने अपने पीले पड़ते चेहरे को छुपा लिया था। डॉक्टर स्मृति बता रही थी कमजोरी काफ़ी ज़्यादा है और पढ़ाई का दबाव भी है। उनका शब्द न जाने क्यों कांप रहा था। विराजमान चौहान उनके चेहरे को देखते रहे। मेरा इरादा है कि उसे कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने भेज दो और पढ़ाई से छुट्टी दिलवा दो। इसका रेस्ट करवा दो, वह ठीक हो जाएगी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए बेटी के सिर पर हाथ रखा। भगवान सब ठीक करेगा और तुम ठीक हो जाओगी। अभी रिलैक्स करो, आराम करो। वह खुद भी उसकी तबीयत को लेकर परेशान थे, जैसे उन्हें किसी शक ने आ घेरा हो, जैसे उन्होंने वसुंधरा देवी की छुपी हुई बातों का एक पन्ना झांक कर देख लिया हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वसुंधरा देवी ने उस हकीकत को यूं निगल लिया जैसे वह हकीकत इस वक्त जन्म लेकर खत्म हो गई हो। रात के अंधेरे में वो एक बार फिर उसके कमरे में आई थी और उसका दरवाजा बंद करते हुए उसे अपने सामने जगाते झकझोरते हुए खड़ा कर दिया। किसके साथ मिलकर तुमने ये गलत हरकत की है? अगर मुझे नहीं बताओगी तो पिता के हाथों मार खाओगी। वह रो रही थी और वह भी बस रोते हुए सिर झुकाकर खड़ी रही। मम्मी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता वह कौन था। बस आया था और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कोई बनी बनाई कहानी थी, कोई ड्रामा सीन नहीं था। यह हकीकत थी। यह हकीकत इतनी डरावनी थी कि वसुंधरा देवी ने हर चीज आजमा ली, लेकिन उसने उससे ज्यादा कुछ न बताया और न कुछ वह जानती थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि वह किसी दुश्मन की भेंट चढ़ गई है। विराजमान चौहान का कोई बदला या फिर उनकी बेटी की बदनामी, जो भी था, लेकिन बहुत डरावना था। उन्हें विश्वास था अगर ये खबर विराजमान चौहान के कानों तक पहुंच गई तो वह उसे जिंदा गाड़ देंगे, उसका नामो निशान इस हवेली से मिटा देंगे। वह रो रो कर बिल्कुल परेशान हो गई थी। उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। ये आफत कम नहीं थी। वह बिन ब्याही माँ बनने जा रही थी, किसी के अधिकार में होकर भी, किसी की पत्नी होते हुए भी। लेकिन वह विराजमान चौहान की बेटी थी, जिसने कई सालों तक उस गांव और इलाकों पर अपना राज किया, सिर्फ अपने नाम के बदौलत, सिर्फ अपने मुकाम और इज्जत के बदौलत। आज उनकी इज्जत 2 कौड़ी की हो गई थी। आखिर कौन थे तुम? वापस पलट कर क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारे संबंधित कुछ जानना चाहती थी। तुमने मुझे इतनी परेशानी में डालकर रख दिया है कि मैं सारी जिंदगी भी तुमसे नफरत करूं तो कम होता। काश मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। तुमने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। वह दबी दबी सिसकियों से कहते हुए अपने घुटनों पर झुक गई। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। न जाने उसका अंजाम क्या होने वाला था, मौत या फिर मौत से भी ज्यादा बड़ा। उसने कभी अपने दिमाग में भी न सोचा होगा कि वह इस तरह बदनाम होगी। उसे अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। उस पर बदचलन लड़की का दाग लग जाएगा। वह बेमौत मारी जाएगी। ये बातें उसे अंदर ही अंदर निगलती जा रही थी। अब वसुंधरा देवी ने न जाने क्या मंसूबे बना रखे थे, जो उन्होंने उसे अगले कुछ दिनों के लिए कमरे में ही कैद कर दिया। उन्होंने कह दिया था वह बाहर किसी के सामने नजर न आए। विरजमोहन चौहान खुद ही शाम को उससे एक मुलाकात करने आते थे। वे चाहते थे कि वह पहले की तरह बाहर आए, हंसे खेले, सबके साथ मिलकर बैठे। एक बार फिर से उसे चाहत हुई, लेकिन वसुंधरा देवी ने उन्हें बिल्कुल मना कर रखा था। लेकिन आखिर कब तक? आखिर ये हकीकत एक न एक दिन तो खुल ही जानी थी। उस शाम उन्होंने विरजमोहन चौहान को कह दिया ये कुछ दिन अपनी मौसी के यहाँ बिताना चाह रही है। वह अपनी कजन के साथ रहकर उसका दिमाग भी बढ़ जाएगा और उसकी दिमागी उलझन भी खत्म हो जाएगी और उससे बाहर आ जाएगी। उन्होंने आज तक उसे किसी के हवाले नहीं किया था और ना ही वो चाहते थे कि घर की जवान लड़कियां किसी दूसरे के घर में जाकर रहे। लेकिन वसुंधरा देवी ने उन्हें मना लिया था और इस बात पर वे चुप हो गए। ड्राइवर गाड़ी के साथ बिल्कुल तैयार खड़ा था।
उसकी माँ ने जरूरी सामान पैक करते हुए उसे गाड़ी तक पहुंचा दिया। सख्ती से उसका हाथ थामे हुए उन्हें धीरे से बोलते हुए उसे इशारा किया। माँ, सुबह समझा दिया, तुम्हें मौसी के घर नहीं जाना, बल्कि वहाँ जाना है जहाँ ड्राइवर लेकर जा रहा है, और वहीं रहना है जब तक कि मैं ना आऊँ, जब तक कि डॉक्टर श्रुति ना आए। तुम्हारे पेट से ये गंदगी साफ करवाने के बाद ही तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगी, ताकि तुम जिंदा बच पाओ। और वह चुप से गाड़ी में बैठ गई। भगवान न जाने उसने लौट के आना भी था या नहीं, भगवान न जाने उसका अंजाम क्या होना था, लेकिन वह बहुत डर में पड़ी हुई थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे ये सब कुछ देखना पड़ा था, जिसकी वजह से उसके लिए सांस लेना भी दुश्वार था। बस एक बार उस परेशानी से जान छूट जाती, फिर उसके बाद जो होता देखा जाता। मैं ज़रूर उस आदमी को ढूंढ निकालूंगी और फिर उससे हर एक सवाल का जवाब मांगूंगी। उससे ज़रूर पूछूंगी कि आखिर उसने किस बदले का उसे शिकार बना डाला। फैलते हुए अंधेरे के साथ गाड़ी एक अनजान मंजिल के तरफ दौड़ रही थी। उसने ड्राइवर से पूछा ही नहीं था, बस सिर झुकाकर रोती रही तब तक कि जब तक कि गाड़ी एक झटके से नहीं रुकी। उसने सिर्फ सिर उठाकर देखा। झटका इतना जोर का था कि उसका सिर सीट से जा लगा। कुछ भी समझने के काबिल नहीं थी। सामने खड़ी गाड़ी से निकलने वाले आदमी को बस सुन नज़रों से देखती रह गई। आंखों पर चश्मा, चेहरे पर मास्क। आने वाली की शक्ल साफ नहीं देख पा रही थी। बस वह अपनी भरपूर पर्सनैलिटी के साथ ड्राइवर के सिर पर खड़ा था। उसे उतारने का इशारा किया और वह डर से और ज़्यादा सिमट गई। बाहर आओ वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। उसने पिस्तौल ड्राइवर की कनपटी पर लगा दी। बिल्कुल गुस्से के शब्दों में दहाड़ा और पलक झपकते वह हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वह कांपते हुए कदमों के साथ बाहर निकली। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। बैग वहीं सीट पर पड़ा रह गया। आंसू भरी आंखों से वह बाहर निकली। शॉल को ठीक किया, लेकिन तब तक उस आदमी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसे गाड़ी में बैठते हुए उसने सबसे पहले उसकी पीठ पर उसका हाथ बांधे और फिर उसकी आंखों पर कपड़ा डाल दिया। वह चिल्लाती रह गई। जब उसके मुंह पर टेप चढ़ा दी गई, वह कुछ भी करने के लायक नहीं थी। गाड़ी में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी और पल भर में वह गाड़ी जैसे उड़ाकर ले गया। ड्राइवर बेचारा हक्का बक्का सा वहीं खड़ा रह गया। अगर वह वापस पलटकर जाता तो शायद बृजमोहन चौहान के हाथों मारा जाता। ऐसा नहीं था कि बृजमान चौहान की दुश्मनी ज्यादा थी। वह कभी भी किसी गार्ड के साथ बाहर नहीं जाते थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ था वह उसकी इज्जत पर गहरा धब्बा था। रात के अंधेरे में गाड़ी हवेली लौटी। हवेली में तो हंगामा ही अलग था। ये खबर सबके लिए जानलेवा थी, लेकिन वसुंधरा देवी तो बस आसमान से गिरने के बाद खजूर पर अटक चुकी थी। हवेली की डूबी हुई रात में कितने सालों के बाद एक बार फिर वही किस्सा दोहराया गया, जो किस्सा आज से कितने साल पहले उस हवेली की दीवारों में चुनवाया गया था। जिस किस्से को भुलाने के लिए आज उस किस्से को दोबारा दोहराया गया था। ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या इनाया वापस हवेली में पहुंच चुकी है या फिर कहीं और उसके साथ वह आदमी कौन था जो उसको रास्ते में ही अपनी गाड़ी में बिठा ले गया था? आखिर इनाया के कोख में किसका बच्चा है? ये कहानी जानने के लिए आप इसका दूसरा एपिसोड जरूर देखें। बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।